हिंद एवरीवन। अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सिविल सर्विसेज के पेपर्स के थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी थी कि जनरल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं और आपको उसमें फैक्चुअल नॉलेज नहीं चाहिए होती है और यहाँ तक कि कोई बगैर इन्फॉर्मेशन के कॉमन सेंस से आप उन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो वो तो सिविल सर्विसेज के मैंने आपको बताए थे। आज मैं आपको सीजीएल का भी जो 2025 में पेपर हुआ है इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली 25 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ और एक छोटे आपके थोड़े डाउट भी रहते होंगे और जो कि होने लाजमी भी है कि अभी जो नया पैटर्न चल रहा है, अभी जो सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम जो भी चल रहा है 10+2 का, इसमें भी कुछ उटपटांग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, यार ऐसे आ जाएंगे तो मेरा तो हालत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो आपको बहुत ही बेसिक सी बात समझनी है जो शायद आप नहीं समझ रहे हो, पता नहीं या कोई समझा नहीं रहा आपको। वो ये है कि ये एग्जाम जो भी होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये पूरे रिलेटिव होते हैं। ठीक है, इसमें आप जैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपका साथ वाला जैसा परफॉर्म कर रहा है, बस आपको उससे तेज भागना है। वो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, शेर दौड़ रहा होता है दो दोस्तों के पीछे, तो दोस्त बोलता है कि यार कितनी तेज दौड़ना है, बहुत तेज दौड़ना है। वो कहता है मुझे तो सिर्फ तेरे से तेज दौड़ना है। तो बस वही रिलेटिव रेस का कंसेप्ट है यहाँ पर। और यही रिलेटिव स्पीड या आपने पढ़ी होगी टाइम स्पीड डिस्टेंस जो चैप्टर है अरिथमेटिक में, मैथ्स में। तो वही वाली चीज यहाँ पर भी, आपको कंपेरेटिवली औरों से बेटर परफॉर्म करना है। अब वो क्वेश्चन टफ है, फालतू क्वेश्चन है, वो सबके लिए फालतू है। और वही चीज डिफाइन भी करेगी परसेंटाइल को आपकी, जो भी अभी नया एक पीपुड़ी बज रही मार्केट में कि परसेंटाइल परसेंटाइल ये वो फलाना ठिकाना। तो ये सब बहुत ही वाहियात चीजें हैं। प्लीज इन सब चीजों को लेकर आप इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक मैं आपका और गिला शिकवा दूर कर दूं, बहुत ज्यादा मेरे पास इसके कमेंट भी आते हैं कि जब एमटीएस का स्लॉट सिलेक्शन ओपन होगा तो कौन सी स्लॉट कौन सी शिफ्ट लेनी है जिसमें सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगी या सबसे आसान क्वेश्चन आएंगे। पहली बात तो, जो भी यूट्यूब पर ये ऐसी अफवाहें फैला रहा है, उससे नीच इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये आप अपनी या तो कॉमन सेंस बेच के खा गए हो, या तो फिर आप पता नहीं कुछ हैं ऐसे महानुभाव नमूने हैं कुछ, वो आपको एनालिसिस कराएंगे प्रीवियस ईयर का। देखो देखो जो स्टार्टिंग शिफ्ट्स होती हैं इसमें आसान पेपर आते हैं, मिडिल वाले में टफ आते हैं और लास्ट में भी ये भाई आसान है स्टार्टिंग वाली, लास्ट वाली टफ है। कुछ भी डिपेंड करता है कि उसमें क्राउड कैसा बैठ रहा है यार। समझो अभी कितना रोना पीटना मचा रहे हैं लोग सीजीएल में कि लास्ट वाली शिफ्ट जो उन्होंने इजी डिक्लेयर कर दी है, क्राउड कैसा बैठ गया उसमें। तो कॉमन सेंस भी शायद बेच के खा गए हैं लोग भाई। यूट्यूब क्या बोलूं यार, ये सब चीजें फालतू की बातें, इस पे प्लीज ध्यान मत दो कि कौन सी शिफ्ट लेनी है। आप शिफ्ट बोलो जिस समय आपका दिमाग काम करता हो। चाहे आपको थर्ड शिफ्ट में लेनी है थर्ड में ले लो, फर्स्ट शिफ्ट में आपको नहा धो के घर से जाना है तब ले लो, जो दिन आपको मुनासिब लगे। एसएससी ने इसलिए आपको ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये फालतू लोग खोरी में आपको दिमाग नहीं खर्च करना, इसलिए मैं इस पर कुछ कमेंट भी नहीं कर रहा था। इतनी वाहियात चीज है यार, मैं इसमें करके क्या अपना स्टैंडर्ड गिराऊं। खैर छोड़ो, प्लीज अब जिन लोग इस सब चीजों में पढ़ो, प्लीज इसमें मत पढ़ो। कुछ भी पट्टी पढ़ा देंगे यूट्यूब पर। क्वेश्चन हम लोग देखना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन काफी फिजूल सा क्वेश्चन है कि मुगल रूलर कौन सा था जिसको इंसान कामिल परफेक्ट मैन कहा गया। तो अब देखो इसमें तो ये दोनों ना अपोजिट कैरेक्टर है, हीरो और विलन वाले। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये सही है वो गलत है, बट औरंगजेब में अधिकतर जो उसकी पॉलिसीज रही थी बड़ी रेडिकल थी। तो औरंगजेब तो नहीं ही होने वाला परफेक्ट मैन, तो बिल्कुल भी नहीं। अकबर ही यहाँ पर जो है खरा उतरता है। आसान सा सवाल है और शायद ब्लू सेंड वगैरह में कहीं कोने किनारे में लिखा होगा, लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ा इंसान कामिल लिखा हुआ। बट ठीक है, स्टिल अकबर आसान क्वेश्चन, छोड़ो इसको। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या होता है कि जो जस्ट माइक एडजस्ट कर लूं, इसमें जो हमारे जो किसान भाई हैं वो लोग फसल उगाते हैं और कोई ऐसा डैमेज हो जाता है जो नेचुरल रिस्क होता है। मान लो बारिश हो गई बहुत ज्यादा ओले हो गए, ठीक है, बर्फ गिर गई या फिर बहुत ज्यादा तूफान आ गया, कुछ ऐसा रिस्क हो गया जिसको हम लोग अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो उस पे भारत सरकार जो है, आप प्रीमियम भरते हो, भारत सरकार बाकी आपको रिमर्स कर देती है जो आपका नुकसान हुआ है। तो वही बात यहाँ पे लिखी जो मैंने आपको हिंदी में बोली अभी। एनरोलमेंट इन दिस स्कीम इज मैंडेटरी तो नहीं है यार। देखो मैंडेटरी तो बहुत थोड़ी चीजें हैं हिंदुस्तान में, और ये मैंडेटरी नहीं है, आपको अपने मन से करना है। जैसे अटल बीमा योजना हो गया और भी तमाम तरीके की योजनाएं चलती हैं, तो इट्स नॉट मैंडेटरी। ऑप्शन नंबर सेकंड एलिमिनेट हो गया यहाँ से। ऑप्शन में देखो तुरंत ये दोनों एलिमिनेट हो गए और वन तो दोनों में। अब बसड़ बची थर्ड और फोर्थ की, इसको देखते हैं हम लोग। इट एम्स टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड एनकरेज देम टू अडॉप्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब ये अडॉप्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सब में दिमाग मत लगाओ, फोर्थ ऑप्शन पढ़ो डायरेक्ट जाके कि प्रीमियम रेट्स आर पेबल। बिकॉज मैंने कैसे क्यों बोला, बिकॉज आप लोग सोच सकते हो कि यार ये तो इंश्योरेंस की स्कीम है, ये इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कि ड्रोन से आप लोग जो है जो खाद डालते हो, नैनो यूरिया या फिर नैनो डीएपी जो भी मार्केट में चल रही है, तो वो ड्रोन से डालो। तो ये इनोवेशन हो रहा है कुछ कुछ एग्रीकल्चर में। सॉइल का आप लोग कुछ कार्ड बनवाओ, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप कैलिब्रेटेड करके आप वो डालो फर्टिलाइजर वगैरह। सो इधर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर आप बहुत ही बारीक दिमाग से सोच रहे हो। इसलिए मैंने बोला फोर्थ स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लो कि जो प्रीमियम जो भरना होता है वो यूनिफॉर्म है सभी स्टेट और सभी क्रॉप्स में। यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, एक तरफ मक्के की फसल है, एक तरफ मान लो पैडी की फसल है, वो बराबर नहीं हो सकती दोनों का भी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर गलत है और ये वाला स्टेटमेंट सही है।
ये थोड़ी सी बारीक बात आपको समझने की आवश्यकता है। एक ये फालतू क्वेश्चन देखो, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अभी नया पैटर्न आ गया, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की आवश्यकता है ही नहीं। जो लोग 2024 में डर गए थे लास्ट ईयर का, मैं तो पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ जब से पैटर्न बदलना स्टार्ट हुआ है। बिकॉज़ पहले मेरा क्या था ना, मैं ऐसे एग्ज़ाम्स मैंने कभी भी देखे मैंने लाइफ़ में, जो जीएस के अलावा वाले एग्ज़ाम्स नहीं देखता था। जब एमटीएस का पैटर्न बदला स्टार्टिंग के डेज़ में, मुझे याद है, तब मैंने देखा कि बड़ा अच्छा एग्ज़ाम है ये तो। 2022, 23, 24 3 साल से लगातार मैं एग्ज़ाम को देख रहा हूँ। और 24 का साल एक ऐसा साल था जब जीएस बड़ी एब्सर्ड आने लगी थी। आई थी मतलब, इस साल भी एब्सर्ड आ जाए तो और मज़े आ जाएँगे आपके। सिर्फ़ 12-12 सवाल लोगों ने नेट सही करके सिलेक्शन लिया है। तुम समझ रहे हो, 25 में से 50% से भी कम, मतलब 50% के अराउंड ये लोग कर रहे हैं। सिर्फ बच्चे यही डर गए थे यार, तो ऊटपटांग क्वेश्चन आ गया। जैसे मान लो ये क्वेश्चन देख लो आप, अगर आपने स्पीडी को अच्छे से रट्टे लगाए हैं, तो ही आप ये कर पाओगे। अब स्पीडी के रट्टे लगाना तो आपको पता है, स्पीडी अरियन जो भी आपको पढ़नी है, जो आती रहती है मैगजीन अजीब सी, तो आप इसमें क्वेश्चन तब कर पाओगे। अदरवाइज कोई ढंग का बंदा होगा तो लक्ष्य सेन पे टिक मार देगा, क्योंकि ये बड़ा सुना हुआ नाम लग रहा है, और 80% जनता इसी पे टिक मारेगी। तो सबका गलत भी होगा। कुछ लोग हो सकता है पढ़ के इस पे मारेंगे, तो वो कंपटीशन को हैम्पर नहीं करेगा, बिकॉज अच्छे बच्चे मार रहे हैं तुक्के इसमें। तो ये एक एब्सर्ड क्वेश्चन है और इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। फालतू क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, देखो 2017 की, जस्ट अ सेकंड। अब ये क्वेश्चन या तो आपने पढ़ा हो या तो फिर प्रीवियस ईयर में देखा हो। प्रीवियस ईयर में तो मैंने देख लिया, ये क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। ये भी एक एब्सर्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें गैस भी मारोगे तो अब हो सकता है कि मेट्रो सिटी के नाम पे चेन्नई पे गैस मार दो, बट मुझे नहीं लग रहा कि डुएबल क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन तो हमने देख लिए ऊट पटांग वाले। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, अभी रियल एग्जाम जो आपका भी होने वाला दिसंबर में ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी बात बता दूं, जो कि आपने सुना भी होगा शायद, 2022 के टॉपर थे सीजीएल के मोहित चौधरी, उन्होंने बोला था सीजीएल जो एग्जाम है, बाकी एग्जाम सारे एग्जाम्स वैसे होते हैं, वो एग्जाम ना कामनेस का है, कामनेस और कॉन्फिडेंस का। तो उनसे तो मैंने तो उनकी स्ट्रेटजी देखी थी बाद में एक बार, बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो मैंने देखा कि क्या आउटलुक ये लोग रखते हैं। कामनेस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज क्वेश्चन बैक टू बैक आएंगे और टफ क्वेश्चन आ गए अगर, तो फिर आपको घबराना नहीं है। ऐसे एब्सर्ड क्वेश्चन आ गए तो कामनेस आपको मेंटेन करनी है, ठीक है यार अभी कोई नहीं यार, अभी मैं इसमें नहीं खेल पाऊंगा, बिकॉज हर क्वेश्चन का अपना ओन मेरिट है, ये भी कंसेप्ट होता है, मतलब यूपीएससी वगैरह में ज्यादा चलता है, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। तो एक कंसेप्ट होता है कि एक ओन मेरिट का, मतलब हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। अब ये इतना फालतू क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का है, और ये अकबर वाला क्वेश्चन आया था, ये भी 3 नंबर का है, तो इसकी अपनी मेरिट है 3 नंबर की। तो उसकी मेरिट को जस्टिफाई करो, रादर देन कि आप इसके पीछे अपने आंसू बहा रहे हो कि नहीं मैं स्पीडी पढ़ लेता तो हो जाता। ऐसा नहीं करना है। आई होप आप मेरी बात से रिलेट कर पाए होगे। एक ही देखो क्वेश्चन आप पूछ रहा है कि इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 1964 में किस शहर में खेला गया। अगर आप काफी दिनों से तैयारी कर रहे हो, इस प्रिपरेशन की फील्ड में हो, तो एक बड़ी एक जोक टाइप का है कि अगर इंडिया में कोई चीज पूछी जाए, चाहे हेडक्वार्टर पूछ ले या कोई भी चीज पूछ ले कि ये कहाँ हुई, तो दिल्ली पे टिक मार दो। और वर्ल्ड में पूछी जाए तो स्विट्जरलैंड पे टिक मार दो। ठीक है, आपको पता ही होगी ये बात। तो अगर यहाँ पर मैं होता, अगर एग्जाम दे रहा होता, तो मैं नई दिल्ली पे टिक मार देता। बाकी ये भी मेट्रो सिटीज हैं दोनों, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आती है ना, मुंबई कोलकाता नई दिल्ली चेन्नई, तो वो भी लॉजिक लगाया जा सकता है। ये सब लॉजिक होते हैं। अब आप बार बार जब पेपर पढ़ोगे ना, जैसे कि ये वर्ल्ड का, ये मतलब इंडिया का मैप है, इसमें आपने देखा होगा दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है और महाराष्ट्र, तो ये भी कहीं एक जगह मैंने लॉजिक लगाया था एक एग्जाम में, तो ये लॉजिक लग गया था। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला, तो उसी तरीके से, बट यहाँ पर वो लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ पर नई दिल्ली वाला लगाना आपको पता ही होगा सबको। अब पता नहीं इस क्वेश्चन को क्यों स्किप कर दिया इन्होंने। और ये तो सीजीएल एग्जाम है, यहाँ तो 1/4 की नेगेटिव, यहाँ तो खुला मारो, बिल्कुल तुक्का जितना मार सकते हो, समझ रहे हो। 4 पे एक भी सही हो गया तो आप जीरो सम हो जाएगा। अब एक नई चीज मैंने ऑब्जर्व करी यहाँ पर, जो कि मैं इस बार के सभी बच्चों को बोलूंगा कि आप लोग जरूर करके जाना। ये देखो, जो पुलित्जर पुरस्कार है, ऐसे रेमन मैग्सेसे और नोबेल को तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज नोबेल तो मेरे ख्याल से 6 फील्ड में मिलता है। तो ना पिछले 2-3 साल का करके जाओ। अब ये तो है, तो 2020 का पूछ लिया, काफी पुराना पूछ लिया, बट स्टिल एक नजर आप देख लो सरसरी निगाहों से, अगर एक बार देखना चाहो, बिकॉज ये सिंगल सिंगल लोगों को मिल रहा है, तो एक बार चाहो तो देख लो फिक्शन वाला, अगर मन है तो देख लो, अदरवाइज थोड़ा इस पे तवज्जो ज्यादा दे दो, पिछले 2-3 साल का तो करके जाओ, ये अपनी बकेट में ऐड कर लो। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने सारे पेपर्स देखे नहीं अभी, मैंने 16-17 शिफ्ट ही देखी। तो जब मैं 45 शिफ्ट सारी देख लूंगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा इन इन चीजों के ना, पिछले 2-3 साल का करके जाना। ठीक है, अब तो आप बोल दोगे यार करंट अफेयर क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पुराना पूछ रहा है। अभी पुराना नहीं पूछ रहा, अगर आप एनालिसिस करके जाओ तो पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को ही वो घसीट के ले जा रहा है पीछे। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी पता नहीं यार प्रीवियस में आया कि नहीं आया, बिकॉज मैंने इसमें जीएस ब्रोकन वाली पीडीएफ में डाल के देखा था, नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो ये भी एक एब्सर्ड क्वेश्चन आ गया है, फिर भी घबराना नहीं अपने को एग्जाम में।
अब ये क्वेश्चन देखो, और इससे एक बात सीख के जाओ यहाँ पर, जो आपके बिल्कुल आसान आसान वाले फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, जो फेस्टिवल्स आपके चाहे वो जो फोक फेस्टिवल्स होते हैं जो लोकल में मनाए जाते हैं, और जो आपके क्लासिकल डांसेस हैं, इसको बिल्कुल बाय हार्ट करके जाना, बाय हार्ट बिल्कुल। हम नए नए जो फोक डांसेस होते हैं उस पर फोकस करते हैं, हाँ इसका याद कर लें, इसका याद कर लें, हिमाचल का नाती हो गया, ऐसे घोड़े मोरनी करके सब याद करने की कोशिश करते हैं। बट जो क्लासिकल डांस है अपने, इनको थोड़ा डीप में पढ़ना है, और ये सब ना अलाइरिपू जैसे पूछा गया है, ये जीएस ब्रोकन वाली पीडीएफ में गिवन है, ठीक है, उसके ना अभी मैं कुछ और खोल रखा है, अदरवाइज मैं दिखा देता हूँ, उसके ना सॉल्यूशन में गिवन है, तो उसको पढ़ के जाओ, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। आई होप इस बात को आप लोग नोट कर लोगे, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब ये क्वेश्चन ना मेक और ब्रेक हो गया यहाँ पर, समझ रहे हो? अगर कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप समझ पा रहे हो, बिकॉज थोड़ी ही है क्लासिकल डांस, क्या ही है यार, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डीप में पढ़ना है, बिकॉज कोई पूछेगा कि हाँ किसमें एक्सप्रेशन दिखाने हैं, किसमें स्टोरी टेलिंग है, किसमें बॉडी और मतलब आंखों का खेल है, तो समझ रहे हो उसमें मेल कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा डीप में इसको पढ़ना है बस। अब ये देखो ऋग्वेद में पूछ रहा है कितने मंडल हैं, तो 10 याद है तो ठीक है, अदरवाइज मिडल वैल्यू थ्योरम आपको पता होगी, जिसका आविष्कार मैंने किया है, अभी कोई भी बोल लो, तो उसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू को हटा दो, और जो वैल्यूज बची उसकी बीच वाली वैल्यू ले लो, वही आंसर होता है, ठीक है, ये काम कर गया। कई बार ना उस शिफ्ट में काम ही नहीं करता है, तो आपका वो बदनसीबी मान लो। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपसे क्या बोला कि ऐसे डांस कर लो, क्लासिकल डांस, और फेस्टिवल भी कर लो आसान वाले। अभी देखो पोंगल फेस्टिवल आप सभी लोग जानते हो, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, ऐसे देखो आप लोग गए सिंपल गूगल पे, आपने ऐसे जाके सिंपली सर्च कर लिया, थोड़ी मेहनत लगती है, बट अगर आप ये कर लोगे थोड़ा सा एज मिल जाएगा आपको। ये आसान आसान है, पोंगल है, और ना अरे फेमस फेमस वाले फेस्टिवल है, मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहे, फेमस फेमस फेस्टिवल पे जाओ, थोड़ा सा उसके बारे में गूगल पे सर्च कर लो, अगर पिनाकल जीएस ब्रोकन में उसका डिस्क्रिप्शन नहीं गिवन है तो, ठीक है, तब याद तो है, फिर फ्लो बिगड़ जाएगा मेरा पढ़ाने का, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, अदरवाइज तो आसानी है सब, ठीक है। गुड़ी पड़वा हो गया, ऐसे करके काफी बहुत सारे, ठीक है, पार्डन मी फॉर दैट थिंग। सो हाँ, इसमें क्या है कि कैटल को सजाते हैं लोग, ठीक है, बाकी और अगर आप लोग देखो तो उसमें पतंग उड़ाते हैं, और जल्लीकट्टू और भोगी डे मनाया जाता है, तो इसको थोड़ा डीप में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार इसको सजाया जाता है, और अगर पिक्चर वगैरह देख लोगे तो ज्यादा बेटर याद कर पाओगे, प्रीटी मच डूएबल। ये क्वेश्चन मैंने पिनाकल जीएस, मतलब जो पिनाकल जीएस ब्रोकन प्रीवियस ईयर की वो है पीडीएफ है, ठीक है, जो नए लोगों को बता दूं, तो जीएस ब्रोकन में देखा मुझे नहीं मिला, दैट मीन्स ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया क्वेश्चन, ये अब ये पता नहीं तकलू खान कहाँ से इन्होंने दे दिया, ये भी ऐसे उठपटांग क्वेश्चन दे देंगे, जस्ट टू टेस्ट कि आप मतलब किस मिट्टी के बने हो, फिर आपको अपना पेशेंस नहीं लूज करना है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर आपको इसके रट्टे नहीं लगे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, तो आप गलत कर दोगे इसको, ठीक है, और मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है, ये है मॉडर्न हिस्ट्री के फर्रे के नाम से मेरे नोट्स हैं, जो कि मैंने टेलीग्राम पर इसी नाम से अपलोड कर रखे, मॉडर्न हिस्ट्री के फर्रे, ठीक है, इसमें आप लोग जाओगे तो मैंने आपसे बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अंग्रेज लेके आए थे वो आपको बाय हार्ट करने हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं वहीं पहुंचता हूँ डायरेक्टली। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें बहुत कुछ है, मतलब ये ऐसे नोट्स हैं, अब यार 30 पेज के नोट्स हैं, सिंगल सिंगल 15 पेज है, अब इसमें क्या ही कम करोगे, इसमें सब कुछ है, यूपीएससी लेवल तक की आप चीजों को टैकल कर सकते हो, बिकॉज जो सिलेक्टेड लोग हैं मैंने उन्हीं के नोट्स बस छापे हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ अपना भी मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। जैसे क्वेश्चन आता रहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या था, वेलेस्ले का क्या था, तो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, हेस्टिंग वगैरह का, उन्होंने क्या क्या करा, ठीक है, जैसे कि पोस्टल एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट किसके दरमियान आया था, तो लॉर्ड डलहौजी, तो ये सब बताने की कोई बातें नहीं है। अब ये देखो, ये ऐसे ना टाइमलाइन टाइप की है, 1773 से लेकर 1947 तक की, यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें मैंने वो बातें लिख रखी हैं जैसे की फीचर्स हैं, आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है, बाय हार्ट ज्यादा हार्ड बाय हार्ट चीजें नहीं करनी, गवर्नर जनरल प्लस 4 लोग थे, अरे 4 बार लोग छोड़ो, मोटी मोटी बात को समझो, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, ये 1784 का, इसमें क्या 5 पॉइंट बस आपको याद करने हैं कि इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके एक चीज आई थी, वो इसी में आई थी, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में आई थी, ठीक है, बात समझ आ गई, तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछेगा आपसे, ठीक है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा। चार्टर एक्ट 1793, ऐसे चार्टर एक्ट 1813 वाला, जिसमें कि लीज को एक्सटेंड कर दिया गया था 1833 में, उनकी वो शायद वो भी खत्म कर दी थी मोनोपोली 1813 में, ठीक है, ट्रेड मोनोपोली आईसी की, चाय को छोड़कर, ठीक है, तो ये जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, इसमें 6-6 7-7 पॉइंट है, इनको करके जाओ, ये स्टैंडर्ड कंटेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो चेंजेस लाए थे, अंग्रेज लाए थे, उससे डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन है। अगर आपको आसान लग रहा है तो तुक्का मारने से बेटर है कि उसको एक्यूरेसी के साथ करो। अब ये देखो कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि बीरगंज और रक्सौल बॉर्डर पे चेक पोस्ट किसका है, तो म्यांमार श्रीलंका का तो नहीं है, इतना मुझे पता है, ज्यादा मुझे जानकारी नहीं, इतना पता है रक्सौल जो है वो शायद बिहार में है,
और बिहार से नेपाल का बॉर्डर लगता है, तो आसान क्वेश्चन है। अब थोड़ा कामनेस का भी क्वेश्चन यहाँ हमको देखने को मिला। ऐसा हर शिफ्ट में कॉमन है, ये नहीं कि हर शिफ्ट का मैं एनालिसिस करके बताऊंगा आपको, हर शिफ्ट में सेम चीज कॉमन है। कहीं पर कामनेस चाहिए, कहीं पर आपको अपना थोड़ा दिमाग के जो मतलब जो नर्व्स हैं उनको थोड़ा मेंटेन करना है कि हाँ यार 4-5 क्वेश्चन टफ आ गए, ठीक है यार। उस समय ये नहीं सोचना कि सिलेक्शन होगा नहीं, पूरा साल बर्बाद हो गया। ये सब रोना धोना घर पे आके, ठीक है, एग्जाम हॉल में नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, पर थाउजेंड पीपल इन अ ईयर, और यहाँ पर इन अ ईयर नहीं गिवन था। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत भी याद हो कि ना सेंसस वगैरह आपने पढ़ते ही होगे, ऑब्वियस बात है, डेटा उसका याद करते हो, तो उसमें कैसा ऐसे बना होता है ऐसे कि इस साल ये जैसे 2021 दे दिया, 22, 23, 24 ऐसे, तो ना साल दर साल का दिया रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये सब चीजें ना साल के अकॉर्डिंग कंसिडर करी जाती हैं। लेकिन एक चीज उसको क्या बोलते हैं यार, एक चीज होती है जिसमें साल कंसिडर नहीं करे जाते, ठीक है, मुझे वो वर्ड रिकॉल नहीं हो रहा। तो वही शायद इन सज्जन ने ये सोच के इस पे टिक मार दिया होगा, अदरवाइज सालों को कंसिडर किया जाता है। अगर दैट रेट रेट बताना है, रेट हमेशा किस चीज के रिस्पेक्टिव में होता है, ठीक है, इतने साल के रिस्पेक्ट में। तो जैसे मान लो 2001 से 11 में कितनी सेंसस बढ़ी, तो रिस्पेक्ट में बढ़ती है, तो उसमें साल कंसिडर करना होता है, इन ईयर आएगा इसलिए। तो ये बेसिक गलतियां भी नहीं करनी, कई बार ना फालतू क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं। एक लेसन वाली चीज मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको ना करंट अफेयर वाली पढ़ाया था, स्पेस वाला, ठीक है। और जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा है, जिन लोगों ने उसको ध्यान से देखा भी होगा, तो एग्जाम में बहुत अच्छा आप लोग करोगे अगर उन टॉपिक्स को थोड़ा आप लोग गूगल कर लो। जैसे कि यहाँ पर पूछा गगनयान मिशन में जो क्रू कैपेसिटी है वो कितने लोगों की है। अब उसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप अच्छे बच्चे हो, आपने थोड़ा सा गूगल भी करा कि यार गगनयान मिशन एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है, कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर आपने सीजीएल के प्रीवियस ईयर देख के जा रहे हो एमटीएस में, तो समझ, एक मैं आपको और बात बताता हूँ। अगर आप लोग सीजीएल के 45 शिफ्ट, अभी शायद आपको सीएचएसएल के भी मिल जाएंगे थोड़े दिनों में, जैसे ही मिलेंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा, 10+2 के, आप लोग इतना करके भी जा रहे हो ना, तो आप 70 to 80% क्राउड से अच्छा परफॉर्म करोगे बाय डिफॉल्ट। लोग नहीं करके जाते यार, 45 शिफ्ट कौन देखे, अरे छोड़ो यार, नेट पे यूट्यूब पे देख लेंगे कोई करा देगा। लोग बोलते हैं डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, कामचोरी बोलते हैं इसको, ठीक है। वो बोलेंगे स्मार्ट वर्क करो यार, यूट्यूब पर हमको एनालिसिस मिल रहा है, डायरेक्टली हमको पीडीएफ्स मिल रही, तो वाई शुड वी मतलब टाइम वेस्ट करें हम लोग 45 पेपर्स देखने में। मत करो टाइम वेस्ट, वो एग्जाम हॉल में टाइम डिफरेंस आपको क्रिएट होगा कि हाँ यार क्या डिफरेंस होता है, वो एग्जाम हॉल में आपको रियलाइज होगा, बाहर नहीं, एग्जाम हॉल में रियलाइज होगा। आप अभी जितना लोग अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो ना, आप लोग मतलब मेहनत कर रहे हो ना, वो एग्जाम हॉल में डिफरेंस क्रिएट होगा। सो इस बात को बिल्कुल मेरी बड़ी सख्ती के साथ मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो गगनयान मिशन, आप ये इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। या तो आपने इसको इन डेप्थ पढ़ा हो, मतलब आपने प्रीवियस ईयर में देख लिया, फिर आपने ऐसे गूगल पे गए और आपने सर्च किया, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि यहाँ पर जो है इट एम्स टू सेंड अ क्रू ऑफ 3 एस्ट्रोनॉट। यहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे और 400 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक जाएंगे, 7 दिन वहां रहेंगे, जो भी यहाँ पर LMV-3 जो रॉकेट के माध्यम से जाएंगे। आपने इतनी चीज भी पढ़ ली ना, तो इसी फैक्ट पे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। समझ रहे हो, 400 किलोमीटर, 7 दिन, 3 लोग, LMV-3। थोड़ा सा 2027, थोड़ा सा लोअर अर्थ ऑर्बिट, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट इस जगह पर मारना है। और एक मेथड तो है, दूसरा मेथड जो है चालू मेथड, जिसको बोल सकता हूँ मैं, मिडिल वैल्यू थ्योरम का आप यूज कर सकते हो। 5 हटा दो, 2 3 4 में से 3 पे टिक मार दो, वही आंसर है। बट अगर हम लोग थोड़ी मेहनत कर लें तो श्योरिटी भी आ जाएगी, अदरवाइज चालू मेथड आप लोग यूज कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, और पता नहीं कितने लोग मेरी बात को मतलब सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते। मैंने आपसे बोला कि जब भी पद्मा अवार्ड्स आ जाए, या पद्मा अवार्ड्स की बात हो रही है बेसिकली, तो अब इतने सारे हैं, सब लोग सब याद करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं कि पद्मश्री अवार्ड जो है वो सब लोग उसके रट्टे लगाते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। पद्मश्री बहुत लोगों को मिलता है, और पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो मैंने बोला कि अगर आपको याद ही करना है भारत रत्न, तो भारत रत्न तो बाय डिफॉल्ट याद हो ही जाएंगे। बहुत बहुत ही जो बेहतरीन करते हैं जिंदगी में, मतलब भारत में, भारत में या सोशल लाइफ में या पॉलिटिकल लाइफ में जो भी है, तो वो तो याद हो जाते हैं, उसका तो केस हटा ही दो। इन तीनों में से आपको पद्म विभूषण जो है वो बाय हार्ट करने हैं, किसको मिला, किस फील्ड में मिला, और वो किस स्टेट से थे। ये 3 चीजें आपको बाय डिफॉल्ट मतलब बाय हार्ट करनी है। अब पद्म भूषण और पद्म श्री का नहीं करना आपको, एक बात। दूसरी बात ये है कि पद्म विभूषण का आपके सामने अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा कि इन सज्जन को इस फील्ड में पद्म अवार्ड मिला, तो क्या मिला, पद्म श्री मिला, पद्म विभूषण मिला, कि पद्म भूषण मिला, कि भारत रत्न मिला। ऐसे गिवन है तो भारत रत्न पे पहले टिक मार दो अगर आपको आता है। अगर नहीं आता है तो पद्म श्री पे टिक मारना, बिकॉज आपने पद्म विभूषण तो याद कर ही रखा है। देन बहुत हाई चांसेस है कि उसका पद्म भूषण आंसर नहीं होगा, उसका पद्म श्री ही आंसर होगा। ये बात आजमा के देख लेना, ठीक है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से जो है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो ये MT वासुदेवन नायर साहब हैं, इनको लिटरेचर एजुकेशन में केरला में मिला है, मतलब केरला से ताल्लुकात रखते थे और लिटरेचर एजुकेशन में मिला है। शुभम जैन सर की पीडीएफ में आप लोग जाएंगे तो वहां पर पद्म विभूषण की कैटेगरी में अगर हम लोग यहाँ पर जाएं, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 5th नंबर पे, लिटरेचर एजुकेशन केरला। ये मैंने अभी क्या बोला 2 मिनट पहले, आपको पद्म विभूषण का याद करना है।
पद्म भूषण इतने सारे लोगों को मिला है, लो 19 का याद कर लो, दिमाग आपका चक्कर खा जाएगा। और पद्म श्री तो आप देख ही रहे हो कितने लोगों को मिलता है। अगर आपको स्टिल मैं आपको और श्योरिटी अपने साथ रखनी ना, तो एक काम ये कर सकते हो, बिकॉज पद्म श्री का भी पूछ लेता कई बार ना, तो उसको हम लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते। पद्म विभूषण तो याद करना ही है जितने को मिले। पद्म श्री आर्ट वालों का याद कर लेना बस, जिनको जिनको आर्ट में मिला है, एक एक नजर मार के जाना बस। बाकी और पब्लिक अफेयर, मेडिसिन और साइंस लिटरेचर सब मत याद करना, सिर्फ आर्ट वाले का। ये भी आर्ट वाले भी काफी, बट एक बार देख लेना अगर आपको पास समय बचता है तो, अदरवाइज मत करो। क्लियरली बोल रहा हूँ, छोड़ दो। सिर्फ पद्म विभूषण करके जाना है, और आपके सामने एग्जाम्पल भी है। और ये एग्जाम्पल मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, ये सीजीएल तो बाद में हुआ है, पढ़ा मैं पहले से रहा हूँ। अभी 2025 वाला बाद में एग्जाम हुआ, पढ़ा मैं पहले से रहा हूँ, और मैंने तब भी बताया एमटीएस का प्रीवियस ईयर में भी यही ट्रेंड चलता आ रहा है। तो आप लोग इस बात को मान सकते हो मेरी। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, अजीब सा तो नाम यार, इतना लंबा छोटा रख दिया, ठीक है। एनीवेज, इसे मैंडेटरी कर दिया कि पुलिस ऑफिसर जो होगा उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी एक आदमी को, अगर उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर रहे हैं तो क्या देनी पड़ेगी। आप लोग ऑप्शन पढ़ोगे तो साफ दिख जाएगा कि बताना पड़ेगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और आपको बेल का अधिकार है, बिकॉज बेल इज अ नॉर्म एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलती है। पीएम किसान क्या है? किसान सम्मान निधि की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, या पेमेंट ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ट्रैकिंग भी छोड़ दो, पेमेंट से पता ही होगा आप लोगों को, इसका इतना ज्यादा एडवर्टाइज होता रहता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025, अब ये पता है क्या है, जो लोग अखबार पढ़ते हैं रेगुलरली, जैसे मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, तो मुझे इसमें तो दिखता रहता है कि कोपेनहेगन डेनमार्क में मिला है इसको, और बाय डिफॉल्ट भी पता रहता है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। तो बट एनीवेज बाय डिफॉल्ट पता रहता है, स्पीडी वगैरह में दिया रहता है। लेकिन ये ना ऐसी चीज है कि ना, आते रहते हैं इंडेक्स वगैरह, बहुत फेमस इंडेक्स है, अखबार में आते हैं, तो वहां से इसको करा जा सकता है। अदरवाइज स्पीडी से रट्टे लगाने तो कर सकते हो, बट आसान सा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन पे टिक मारोगे अगर आपको पता है कि डेनमार्क में है ये, ठीक है। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन है तो वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन अगर आप ब्रेक इवन का मतलब समझते हो ना, एक ऐसा पॉइंट, एक आपने इंग्लिश में प्रोवर्ब सुनी होगी, द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल बैक, ठीक है। एक ऊंट था, उसके ऊपर इतने सारा लोग रखते गए सामान, जो आखिरी एक तिनका रखा और वो बेचारा ऊंट गिर गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो, जहां पर जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने पता नहीं क्या, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये सब कुछ नहीं होता। रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर आ गया तो ना वहां पर आपको फायदा होगा, ना आपको वहां पर नुकसान होगा। या फिर ये बोल दो कि जीरो सम हो गया, समझ, जीरो सम गेम होता है जहां पर ना प्रॉफिट ना लॉस, तो उस टाइप की चीज है ये। तो विदाउट एनी मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के नॉलेज के बगैर भी आप इसको कर सकते हैं। प्लान हॉलिडे घिसा पिटा क्वेश्चन था, अदरवाइज ये सब वैल्यूज हटा दो, मिडिल वैल्यूज करके देखते हैं इसको हम लोग। 1974 की वैल्यू हटा दो, 61, 66 और 69 बोलते हैं ना इसको, 69 को, तो 66 इसका आंसर होगा मिडिल वैल्यू। अदरवाइज भी आपको याद होना चाहिए था 5 ईयर प्लान, ये बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है। रानी चेन्नम्मा कर्नाटका में से थी, पूछ रहा किस स्टेट से थी। मैं सच बताऊं ऑनेस्टली तो मुझे नहीं पता था कहाँ से थी, लेकिन जब मैंने ऐसी कंट्रोल एफ मारा तो मुझे दिखा कि ये तो एक घिसा पिटा क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमटीएस में आया होगा 2021 में, और कित्तूर इसका मतलब आंसर है। तो अब आप देख ही रहे हो कितनी ज्यादा रेलेवेंस है। एक क्वेश्चन 3 नंबर, 3 नंबर से साउथ से नॉर्थ में पहुंच जाओगे, होम स्टेट, कई चीजें आपको पता है, यू नो वेरी वेल, मेरिट से अंदर बाहर सब कुछ तो करके जाना है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आसान क्वेश्चन है। अब वैसे भी लिखा हुआ कि यूनिफाइंग प्रिंसली स्टेट्स, तो ठीक है, रियासतों को एकीकरण का काम उन्होंने किया था, आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको ये दिखाता हूँ जिसमें मैं भी थोड़ा सा चक्कर खा गया था, और वो क्वेश्चन ये था, यहाँ पर ना मैं इस पॉइंट पे थोड़ा फंस गया कि ना उत्तर प्रदेश, मैंने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नहीं देखे थे, ये था कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों मिलकर ना 60% शुगर मिल्स यहाँ पर है। अब ये 60% शुगर मिल जो है, ऑब्वियसली बात है इंडिया, क्योंकि इंडिया ने मेंशन नहीं करा, अधूरा क्वेश्चन है वैसी बात है, इंडिया मेंशन करना चाहिए था इनको। अच्छा है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर 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 मेंशन है, सॉरी सॉरी। तो अब यूपी के जो वेस्टर्न पार्ट है, बागपत और ये जो संभल वाला इलाका है, तो उधर तो चलो ठीक है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में तो है नहीं, इतना तो मैं श्योर हूँ, इतना मैंने पढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश का समझ आता है, लेकिन बिहार का मुझे थोड़ा समझ कम आता है कि शुगर मिल्स और वहां पे गन्ना उत्पादन, थोड़ा मुझे महाराष्ट्र इसका लग रहा था, बट आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों करा। हरियाणा भी हो सकता है, लेकिन 60%, बिकॉज काफी बड़ा नंबर है, 50 के अराउंड होता तो माना जा सकता था। इस जगह पे थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं, लेकिन मेरी कंफ्यूजन दूर कर दी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ऑप्शन नंबर थर्ड ने, कि शुगर इंडस्ट्री जो है यूजेस लाइट वेट रॉ मटेरियल। अरे गन्ना कब से हल्का हो गया भाई, गन्ना का गेहूं से हल्का है क्या? तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर, कॉमन सेंस के साथ हम लोग जाएं तो यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड, कॉमन सेंस के साथ जाएं तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर एलिमिनेट होता है। बट स्टिल फिर हम लोग फिर भी फंस गए। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर आप रिस्क लेना चाहो तो ले लो, बाकी मेरी नॉलेज भी यहाँ पर जो है नहीं काम करी। पहला तो मुझे पता है कि सेकंड प्रोड्यूसर है, फर्स्ट शायद ब्राजील है, और ये गुड़ और खंडसारी जो भी लिखा हुआ है इसमें भी फर्स्ट है प्रोडक्शन में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ऑप्शन से भी यही दिख रहा है हमको कि डाउट नहीं है, बस
थर्ड फोर्थ का मुझे डाउट था, तो शायद बैटरी कम हो गई है, देखते हैं अभी। अब ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डीप में नॉलेज चाहिए थी। एक पहले पॉलिसी आई थी, लाइसेंस राज एक चलता था पहले हिंदुस्तान में, ठीक है। उसके बाद तो एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए ना 1991 में। उससे पहले क्या होता था, आपको कुछ भी इंडस्ट्री खोलनी है ना, लाइसेंस लो उसका। लाइसेंस राज बोला जाता था उसको इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में। तो ये कह रहा है कि द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी प्रमोटेड इनोवेशन इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अरे भाई हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए होता था, इनोवेशन तो गया भाड़ में। लोग रोजगार व्यापार नहीं कर पाते थे, काम नहीं कर पाते थे। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ होनी चाहिए, ये आसान सवाल नहीं है। इट प्रोवाइडेड एंट्री sorry, it provided barriers for new just a second यार, it provided entry barriers for new firms, created rent seeking behavior। बिल्कुल सही बात है, एक रेंट टाइप का चाहिए होता था कि हाँ भैया लाइसेंस के पैसे निकालो, एक एंट्री बैरियर बन जाता था नए फर्म्स के लिए। तो ये रीजन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनोवेशन कहीं ना हो रहा था उसमें, ठीक है। तो अगर मेरे को समय लगेगा तो मैं आपको पूरी इकोनॉमी एकदम फ्लो में पढ़ा दूंगा, ताकि बेसिक ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ पे देखो नॉलेज नहीं चाहिए थी, यहाँ समझ चाहिए थी, आपको बात पता होनी चाहिए कि अच्छा ऐसा सभी कुछ हुआ था। अब जिन लोगों ने पढ़ रखी तो उनको शायद पता होगा, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फॉल्स है, बाकी रीजन जो है उसका वो ट्रू है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, जो कि समझ पर आधारित था, ठीक है। और जैसे आपसे पूछ लेगा कि 1991 में रिफॉर्म्स क्यों करे गए, ठीक है, उसमें फैक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन करे क्यों गए, तो ये भी डीप में क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब भारत अपना सोना गिरवी रखने गया और काफी ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया था। तो ये सब बातें मैं आपको एक फ्लो में समझा दूंगा ना, तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप कर ले जाओगे उसको, कि डिवैल्यूएशन क्यों हुआ था पैसे का, रुपये का डिवैल्यूएशन हो गया था डॉलर के प्रति, तो डिवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है, डिवैल्यूएशन क्या होता है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आई होप कि वीडियो काफी लंबी हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री के फर्रे जो है इसको प्लीज पढ़ लेना, आपके मॉडर्न हिस्ट्री में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसमें सीजीएल मेंस तक के सारे क्वेश्चन हैं, जितने फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर के लिए बहुत से लोग परेशान हो रहे थे, तो करंट अफेयर के लिए बता दूं, मैं आपको एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, एक मैजिकल पीडीएफ मैं आपको बना के दूंगा, और करंट अफेयर की आपकी वहां से उलझन खत्म हो जाएगी। तो मेरे पे आप छोड़ दो वो चीज। बाकी कोई और अगर आपको सुझाव हो, डाउट हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी स्लॉट सिलेक्शन वाले की ये बेवकूफी में प्लीज मत पढ़ो, चुपचाप पढ़ लो, समय बहुत कम बचा है, बस इतना मैं आपसे बोलना चाहूंगा। 1 महीने का राउंड समय है, और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। और बिछड़ने का मन तो नहीं करता, लेकिन बिछड़ना दोबारा मुलाकात का मौका देता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से गुफ्तगू करते रहना। एनीवेज मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।